गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एक्समार्ट इंग्लिश स्टडी। आज मैं आप सबके साथ टेंस का वीडियो लेकर के आया हूं और मैं आज आप सबको टेंस की शुरू से ही बताऊंगा और ये टेंस का पार्ट 1 वाला वीडियो है, तो समझने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आप सबको लाइन बाय लाइन और सही से समझाने का। तो समझिए, आगे चलते हैं, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए देखते हैं टेंस के बारे में। तो सबसे पहला नंबर समझ लेते हैं कि टेंस होती क्या है। तो टेंस कह रहा है कि द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। समय के साथ वर्ब के रूप में परिवर्तन को टेंस कहा जाता है। समय के साथ जो वर्ब होती है यानी क्रिया जो होती है उसके परिवर्तन को रूप को क्या कहा जाता है, तो टेंस कहा जाता है। टेंस तीन प्रकार के टेंस को तीन प्रकार से बांटा गया है। पहला जो है वो है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का जो पहचान करने का जो ये है, उससे आप हेल्पिंग वर्ब्स की मदद से भी पहचान कर सकते हैं, जैसे एम, इज, आर, हैव, हैज़, ये सब उसका जो है मतलब पहचान करने का ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। लेकिन फिर भी पास्ट टेंस आइए देखते हैं। पास्ट टेंस में है वाज, वेयर, हैड। फ्यूचर टेंस शैल या विल है। समझते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन वर्क बीइंग डन इन द प्रेजेंट टाइम, एज राम राइट्स ए लेटर, राम इज राइटिंग लेटर, राम हैज रिटन ए लेटर। कह रहे कि प्रेजेंट टेंस जो है वर्तमान काल जो है वो क्या करते हैं, वर्तमान समय में काम की होने का बोध कराता है। ठीक है, जैसे राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिख रहा है, राम पत्र लिख चुका है। ये सब काम जो है कौन से समय में हो रही है, तो वर्तमान समय में हो रही है जो अभी चल रहा है। ठीक है, आगे समझते हैं। पास्ट टेंस को देखते हैं। कह रहे पास्ट टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन वर्क डन इन द पास्ट टाइम, एज राम रोट ए लेटर, राम वाज राइटिंग अ लेटर। तो ये कह रहे कि पास्ट टेंस जो है भूत काल जो है वो बीते हुए समय में जो किए गए काम का बोध कराता है। जैसे राम ने एक पत्र लिखा या राम पत्र लिखा था, है ना। राम वाज राइटिंग ए लेटर, राम पत्र लिख रहा था। यानी जो पहले बीत गया है, बीते हुए समय में के बारे में क्या कौन बताते हैं, तो पास्ट टेंस बताते हैं। समझते हैं, आगे देख रहे हैं कि क्या दिया हुआ। फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस कह रहे हैं फ्यूचर टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन वर्क टू बी इन द फ्यूचर कमिंग टाइम। जो फ्यूचर टेंस है ना, जो भविष्य काल जो है वो क्या करते हैं कि आने वाले समय में जो काम होने की जो बोध कराए वो क्या कहलाता है, तो फ्यूचर टेंस कहलाता है, यानी भविष्य काल कहलाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। कह रहे कि राम विल राइट अ लेटर, राम विल बी राइटिंग अ लेटर, राम विल हैव रिटन अ लेटर। कह रहे कि राम एक पत्र लिखेगा, राम एक पत्र लिखेगा, राम एक पत्र लिख रहा होगा। और तीसरा जो कह रहे हैं राम विल हैव रिटन अ लेटर, राम पत्र लिख चुका होगा। यानी कहने का मतलब ये जो ना भविष्य के में जो काम होने वाला है उसके बारे में ये संभावना समझिए या जो भी समझिए उसके बारे में वो व्यक्त करने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर टेंस यानी जो भविष्य काल है, जो आने वाले समय में जो काम की कल्पना की जाती है ना, उसका बोध कराता है। तो आज मैं आप सबके साथ जो आज मैं प्रेजेंट टेंस के बारे में मैं बताऊंगा डिटेल से। तो समझते हैं, आगे देखते हैं और आप सब ध्यान से देखिएगा। मैं कोशिश करूंगा आप सबको अच्छे से बताने का। तो समझते हैं आज प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस हिंदी में इसको वर्तमान काल कहते हैं। समझते हैं जो प्रेजेंट टेंस है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। एक मैं यहाँ से छोटा सा उदाहरण देना चाह रहा हूँ टेंस से रिलेटेड। देखिए, टेंस को एक तरीका से समझिए कि टेंस क्या है। तो टेंस समझते हैं। टेंस, मान लीजिए कि घर में एक दादाजी हैं, उसका नाम टेंस है ना। और उस दादाजी के पास में 3 लड़के हैं। कौन कौन हो गया, तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड
फ्यूचर टेंस, यानी एक दादाजी है उनका नाम टेंस हो गया और उनके बच्चे का नाम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो ये तो समझ गए कि तीन, फिर उसका जो लड़का है उस तीनों लड़का के पास में कितने बच्चे हैं, तो 4 है। उसका नाम किस प्रकार से है समझते हैं। तो उसका जो नाम हुआ है सबके पास 4 है। तो जैसे मान लीजिए कि वर्तमान काल का देख रहे हैं प्रेजेंट टेंस का है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी एक ही का 2 नाम है। आपको कंफ्यूजन में डालने के लिए क्या करेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस थोड़ा ज़्यादा चर्चित है तो उसको ना दे करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर देगा, तो वहाँ फंसना नहीं है। उसी का नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सामान्य वर्तमान काल, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। दूसरा कह रहे हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, यानी ये जो दूसरा नंबर जो टेंस है, जो प्रेजेंट टेंस का जो भाग है अपूर्ण वर्तमान काल, ये किसका भाग है, तो ये नाम देखिए 3 का 3 नाम इसी का है। ठीक है ना। तो ये नहीं फंसना है कि कहीं पर लिखा रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कहीं लिखा रहेगा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, या कहीं लिखा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तो फंसने की बात नहीं है, तीनों एक ही का नाम है, समझते हैं। तीसरा जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल, और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि टेंस माना कि टेंस क्या है, एक दादाजी है और उनके पास 3 बच्चे हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, है ना। प्रेजेंट टेंस के पास भी, और वो तीनों जो लड़के हैं तीनों के पास में 4 बच्चे हैं, है ना, जो मैंने बताया। तो अभी जो बता रहे थे कि प्रेजेंट में ये बताए कि मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो जहाँ जहाँ प्रेजेंट लगा हुआ है वहाँ पास्ट कर देंगे और वहीं पे फिर फ्यूचर कर देंगे, तो हमारा जो शेष जो बाद बाकी जो 8 जो बचा हुआ है वो पूरा हो जाएगी। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर समझते हैं तो मैं प्रेजेंट टेंस के बारे में शुरू कर रहा हूँ। तो पहला जो मैंने आप सबको बताया था वो था सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या था, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो दूसरा क्या नाम से जाना गया, तो दूसरा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से भी जाना गया। तो मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, है ना। तो अभी जो फिलहाल चल रहा होता है उसके बारे में मैं समझ रहा हूँ कि जो वर्तमान समय में जो चल रहा है ना, उसी के बारे में ये बोध कराएगा। ठीक है। तो शुरू करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सामान्य वर्तमान काल, इसका जो पहचान होता है, पहचान से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो है हमारे जो वर्तमान समय में वो क्या करते हैं, किसी कार्य के होने के सामान्य रूप से बोध कराता है। क्या करता है, कोई भी काम को सामान्य रूप से होने का बोध कराता है। ठीक है ना। तो समझते हैं। पहचान देखिए, किसी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ ता है, ती है, ते हो, ता हूँ इत्यादि लगा रहता है ना। मैं ये कहना चाहता हूँ जो सामान्य वर्तमान काल है उसको हिंदी में कैसे पहचानेंगे, तो हिंदी में जो कोई वाक्य रहेगा उसके अंत में क्या रहेगा, ता है, ती है, ते हो, ता हूँ। मैं एग्जाम्पल के लिए बता दे रहा हूँ ऐसे कि राम पढ़ता है, सीता गाती है, मोहन जाता है, तुम लोग जाते हो। तो लास्ट में देखिए ते हो, ता हो, इस तरीक़ा से आ रहा है। और ये सब हमारा क्या है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। मैं एक चीज़ आप सबको बता देना चाहता हूँ कि अगर मैं जो वीडियो आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर ये वीडियो अगर पसंद आए तो आप मेरे लिए ही सही एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा। मैं इस आशा से ज़रूर आप सबको मैं ये कर रहा हूँ कि आप सब ज़रूर करेंगे। समझते हैं इसको इंग्लिश में। तो अब देखिए क्या आ रहा है, जो इसका जो मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो आप सब सेंटेंस तो ज़रूर पढ़े होंगे। अगर सेंटेंस नहीं पढ़े होंगे तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा सेंटेंस वाला, और आप उस सेंटेंस को भी देख सकते हैं, है ना। तो मैं शुरू करता हूँ और मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ यहाँ पे जो सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ आप सबको और उसके अनुसार जो स्ट्रक्चर दिए हैं वो सेंटेंस अर्थ के अनुसार है ना। वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो असर्टिव सेंटेंस, कथनवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, इम्पेरेटिव सेंटेंस, भाववाचक वाक्य एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छावाचक वाक्य,
और लास्ट का जो है वो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, मैं 2 सेंटेंस को लेकर के आया हूँ। इसमें जो मैं स्ट्रक्चर बताऊँगा, बच्चे अक्सर फंस जाते हैं कि सर वो जो सेंटेंस का टाइप नहीं उसको पता चल पाता है जो कौन से टाइप है। इसी को ध्यान में रखते मैंने यहाँ पे टाइप से शुरू करके, और मैं सोच रहा था कि डिटेल से बता दे ताकि बच्चे को कन्फ्यूजन में ना हो। असर्टिव सेंटेंस होता है कथनवाचक, यानी कोई भी जो नॉर्मली कहा जाता है, कोई कुछ बात करता है, सब कौन से सेंटेंस में होता है, तो असर्टिव सेंटेंस में होता है। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा लिया हूँ, है ना, इस तरीक़ा से मैं खाना खाता हूँ, इस तरीक़ा के जो भी सेंटेंस आता है, वे लोग उदास हो है, तो इस तरीक़ा के जो भी सेंटेंस आते हैं वो क्या आते हैं, कथनवाचक वाक्य में आते हैं। और एक चीज़ समझते हैं, जो असर्टिव सेंटेंस है, यानी सेंटेंस कोई भी हो वो 2 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, जितने भी सेंटेंस हैं सबके 2 प्रकार हैं। एक अफर्मेटिव मतलब स्वीकारात्मक वाक्य, और दूसरा क्या होता है, तो निगेटिव होता है, नकारात्मक वाक्य। सही बात है, जैसे कहते हैं कि राम जाता है, तो ऑब्वियसली हो सकता है राम नहीं जाता है। आपने इस तरीक़ा का सेंटेंस तो बहुत सारा पढ़ा होगा डिटेल से, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपको सेंटेंस की वीडियो समझनी हो तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, और आप सब सेंटेंस को ज़रूर देखेंगे, और सेंटेंस को देखने के बाद आप टेंस पढ़िए तो और ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक है। तो समझते हैं जो अफर्मेटिव का जो हमारा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसका जो अफर्मेटिव में जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, स्ट्रक्चर मतलब समझिए फार्मूला, और उसी के आधार पे हमें बनाना है, ठीक है। तो समझते हैं, सब्जेक्ट है, स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट है, वर्ब है, वर्ब में एस या ईएस लगाया जाता है, लेकिन उस कंडीशन में जब वो थर्ड पर्सन, जो सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हो। मैं बताऊंगा आगे, समझिए तब तक। वो क्या है, फिर इसके बाद है ऑब्जेक्ट है, फिर अदर्स है, यानी अदर वर्ड्स है। जैसे एग्जांपल में समझते हैं, मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड अ बुक। मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड अ बुक। मैं किताब पढ़ता हूँ, इसमें जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है, कौन है, तो मैं है, मैं, और जो वर्ब है, क्रिया है, वो क्या है, पढ़ना। मैंने सब्जेक्ट के बारे में भी डिटेल से बता दिया हूँ, अगर नहीं समझ में आया होगा तो सेंटेंस वाला वीडियो में ज़रूर देखिएगा, वो तो ज़रूर समझ में आएगा। सब्जेक्ट मैंने बताया था कर्ता, सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता। वाक्य में जिसके विषय में जो कुछ कहा जाए वो सब कर्ता कहलाता है। तो मैं किताब पढ़ता हूँ, उसमें क्या, किसके विषय में कहा गया, मेरे विषय में कहा गया, तो मैं हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, और कर्ता क्या होगा, जिससे काम करने या होने की बोध हो वो कर्ता कहलाता है ना। और कर्म क्या हो गया, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, तो क्रिया का फल जिस पर पड़े वो क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है। समझ गए, तो समझते हैं। तो मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड अ बुक। दूसरा है, आप लोग विद्यालय जाते हैं, यू गो टू स्कूल। वे लोग विद्यालय जाते हैं, दे गो टू स्कूल। हम लोग विद्यालय जाते हैं, वी गो टू स्कूल। पुरु और कमला विद्यालय जाते हैं, पुरु एंड कमला गो टू स्कूल। आगे नोट में समझते, मैं इसी के बारे में बताना चाह रहा था, और आप सबको भी समझ में आएगा कि नोट ये कह रहे हैं, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन कहे तो उसका मतलब, प्लूरल नाउन कहने का मतलब जैसे कैट को कैट्स बनाते हैं, डॉग को डॉग्स बनाते हैं, यानी एक से ज़्यादा जो नाउन है, जो संज्ञा है वो एक से ज़्यादा हो, वो प्लूरल नाउन कहलाता है। उस सब के साथ वो अगर सब्जेक्ट के रूप में आता है, तब हम क्या करेंगे, जो क्रिया का जो मूल रूप होता है वो उसका प्रयोग करेंगे, उसमें एस या एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। समझ गए, जैसे देखिए गो है, वांट है, स्लीप है, जंप है, इस तरीका का मैंने क्या करूँगा, तो जो ये ऊपर में जितने भी दिया हुआ आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन दिया हुआ है, उस सब के साथ मैं प्रयोग करूँगा। जैसे आपने देखे थे ऊपर के जो सेंटेंस है, जैसे देखिए आप लोग विद्यालय जाते हैं, यू आया तो यू के साथ क्या किए हैं, भी वन दिए हैं, क्रिया का मूल रूप दिया है, यू गो टू स्कूल। वे लोग विद्यालय जाते हैं, दे गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल। पुरु एंड कमला, अब दो व्यक्ति का नाम है और एंड से जुड़ा है तो वो प्लूरल होगा, गो टू स्कूल।
है ना। कोई भी चीज़ समझने में अगर दिक्कत होगी तो आप सब ज़रूर कमेंट करिएगा, और थोड़ा अगर वीडियो भी अगर फास्ट हो जाती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। समझते हैं। अब ये तो आपने समझे, आगे देखते हैं इसी में जो टाइप 2 वीडियो जो है, टाइप 2 क्या है, वो क्या कह रहे हैं सो समझिए। कह रहे हैं कि वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, ही रीड्स, राम पढ़ता है, राम रीड्स, सीता पढ़ती, वह पढ़ती है, सी रीड्स, है ना। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है वो समझने की कोशिश करेंगे। नोट में क्या कह रहा है, नोट कह रहा है कि ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन कहे तो क्या, सिंगुलर नाउन कहने का मतलब ये हुआ जो एक वचन में जो संज्ञा है वो हमारा सिंगुलर नाउन हो गया, ठीक है ना। तो सिंगुलर नाउन में जो है, जब इस तरीके के शब्द जब आते हैं, इसको ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रखा गया है। कहाँ रखा गया है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। आपने पर्सन तो जरूर पढ़ा होगा, मैं एक बार क्लियर कर देना चाहता हूँ पर्सन के बारे में, है ना। पर्सन इंग्लिश ग्रामर में 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, वो भी आपको पता होगा। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, है ना। फर्स्ट पर्सन में क्या सब आता है, तो फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, यह हमारा आता है फर्स्ट पर्सन में। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर कोई ऐसा चीज़ है जो आपको पहले से पता हो तो कोशिश ये करिए कि जब मैं बोलता हूँ उससे पहले आप उसका जवाब दीजिए। सेकेंड पर्सन में यू ही आता है, यू ही है, सिंगुलर में भी और प्लुरल में भी, ठीक है। थर्ड पर्सन में जो आता है वो आता है ही, सी, इट, और जो सिंगुलर नाउन है ना, वो सब के सब किस में आता है, तो थर्ड पर्सन में आता है। उसके बाद जो लास्ट उसका है, ये तो सिंगुलर हो गया। उसके बाद जो थर्ड पर्सन प्लुरल में जो आता है वो आता है दे, THEY, दे मतलब वे लोग होता है, ठीक है ना। तो ये जो सिंगुलर नाउन है, इसके साथ जब अगर सब्जेक्ट ये सब है सब्जेक्ट के रूप में, तो वर्ब क्या करेंगे, तो वर्ब में एस या ES लगा देंगे। जो क्रिया का जो मूल रूप है उसमें क्या करेंगे, एस या ES लगा देंगे, ठीक है ना। क्योंकि क्रिया अपने मूल रूप में क्या होता है, बहुवचन होता है, और हमें तो क्या बनाना है, तो हमें तो बनाना है एक वचन यानी सिंगुलर बनाना है, और क्रिया अपने मूल रूप में प्लुरल होता है। और बच्चे अक्सर इस चीज़ में फंसते हैं, किस में, तो नाउन को और वर्ब में दोनों में अंतर होती है। अंतर जो है वो ध्यान रखने वाली बात है। नाउन अपने मूल रूप में सिंगुलर होती है यानी एक वचन में होती है, जैसे कैट, बिल्ली, कैट बिल्ली एक वचन है, हम उसको प्लुरल बनाने के लिए उसमें एस जोड़ देते हैं, कैट्स कर देते, बिल्लियाँ हो जाती है, ठीक है ना। और वर्ब जो होती है ना, वो अपने मूल रूप में क्या होती है, प्लुरल होती है, और उसको बनाने के लिए हमें उसके सिंगुलर बनाने के लिए क्या करते हैं, उसके जो उस शब्द में मैं एस या ES लगा के सिंगुलर बनाते हैं, समझे। जैसे देखिए मैं दिया हुआ, जैसे देखिए गो प्लुरल है, उसका सिंगुलर क्या बना, गोज, राइट का राइट्स बना, वांट का वांट्स बना, स्लीप का स्लीप्स बना, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, जंप का जंप्स होगा, और वीप का वीप्स होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसको समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। और एक तथ्य यहाँ पे फैक्ट है जो हमेशा याद रखने की चीज़ है, मैंने ऊपर जो अभी बताया उसी से रिलेटेड। कह रहे हैं कि नाउन अपने मूल रूप में एक वचन में होता है, संज्ञा जो अपने मूल रूप में क्या होते हैं, एक वचन में, जो मैंने ऊपर बता दिया। और क्रिया अपने मूल रूप में क्या होता है, बहुवचन में यानी प्लुरल होता है। इसीलिए ऑलवेज फॉलो दिस रूल, हमेशा इस नियम का पालन करें। क्या, SSPP। SS तो शायद आप सब पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो SS के बारे में भी मैं बता देना चाहता हूँ। SS का मतलब होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगी, जब सब्जेक्ट एक वचन में होगी, तो वर्ब भी क्या होगी, एक वचन में ही होगी। एग्जाम्पल देखिए, राम राइट्स ए लेटर, ये कह रहे हैं राम कौन से पर्सन में है, तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है ना। डिफिनीशन अगर आपको पता होगा पर्सन के बारे में तो मैं उम्मीद करता हूँ एक भी चीज़ मिस नहीं करिएगा और अच्छा से बना पाइएगा, है ना। राम एक पत्र लिखता है, राम थर्ड पर्सन में हुआ, तो देखिए राइट को राइट्स कर दिए, है ना। तो हमने यहाँ पे कौन से रूल अपनाया, SSPP। आपने समझा था कि नाउन अपने मूल रूप में क्या होते हैं, तो एक वचन में होते हैं, और वर्ब अपने मूल रूप में क्या होते हैं, बहुवचन में होते हैं। इसीलिए वर्ब को क्या कि मैंने S जोड़ करके उसको हम सिंगुलर बना दिए, क्योंकि राम क्या था, एक वचन में। कोई दिक्कत, जैसे PP का मतलब हो गया प्लुरल सब्जेक्ट एंड प्लुरल वर्ब।
प्लुरल जब सब्जेक्ट रहेगी तो उसका जो वर्ब आएगा वो क्या होगा, वो भी प्लुरल होगा। जैसे वी राइट लेटर्स, है ना, वी हम लोग प्लुरल है, बहुवचन में है, इसीलिए हम राइट क्या कर दिए, राइट को राइट ही रहने दिए। कोई दिक्कत समझने में? आगे देखिए, इसका एक अपवाद है ना। वैसे तो यू भी होता है अपवाद, क्योंकि वो भी एक वचन में भी सेम ही लिखाता है। फिर भी यहाँ पे एक जो एक्सेप्शन है, अपवाद है, आई के साथ जो है, आई तो सिंगुलर है लेकिन उसके साथ जो है V1 सीधे लग जाता है, यानी आई प्ले हो जाता है, ठीक है ना। तो ये SP का रूल को ये फॉलो नहीं करता, ये उससे एडवांस चल रहा है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक जो भी वीडियो आप सबको बताए हैं वो ज़रूर समझ में आ रहा होगा, जो भी टॉपिक मैंने बताया वो ज़रूर समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ पा रहे, मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से बताने का, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करिएगा और इसके बारे में ज़रूर पूछिएगा कि सर मैं यहाँ नहीं समझ पाया हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा आप सबको बताने का, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे कि असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। अफर्मेटिव जो आपको मैंने ऊपर दिखाया है ना। अब जो आता है वो दूसरा आता है निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, है ना। निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1, यहाँ पे V1 ना मिस्टेक से छूट गया है ना, V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। कोई दिक्कत समझने में? अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, आपको मैंने तो बताया अफर्मेटिव सेंटेंस में जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहेगा तो उसके वर्ब के साथ क्या करेंगे, तो उसके वर्ब के साथ एस या यस लगा देंगे। लेकिन नेगेटिव जब करेंगे तो ध्यान देने की बात है ना, क्या कि वर्ब हमेशा V1 में ही रहेगा और उसमें एस या से नहीं लगेगा। वो एस या यस कहाँ लग चुका है, तो आप देखिए कि सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है, तो डू और डज आ रहा है। तो आप देख लीजिए डू के साथ जो यहाँ पे क्या लगा है, तो डू ही, लेकिन एस लगने के बावजूद वो क्या बन गया, तो डज बन गया। तो डज का प्रयोग कहाँ करेंगे, डज का प्रयोग वही करेंगे जहाँ पर हम एस या एस लगाते थे, उसी सब्जेक्ट के साथ हम डज का प्रयोग करेंगे और उसके जो मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया होगा, उसमें हम एस या एस नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। समझते हैं एग्जाम्पल से और बेस्ट तरीका से। कह रहे कि वह नहीं पढ़ता है, वो ही आया कौन से पर्सन में, तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में। तो ही के बाद देखिए डज आया, यस डज आया, डज के बाद नोट, नोट के बाद रीड। क्या रीड में अगर यहाँ पे कोई बच्चे अगर रीड्स कर देते हैं तो वो क्या होगा, हमारा भारी मिस्टेक होगा। इसीलिए हमें रीड में रीड्स नहीं करना है, क्योंकि जो यस या यस जो लगने वाली बात है वो डू में ही लग चुका है, ठीक है ना। समझिए, राम नहीं पढ़ता है ना, राम डज नोट रीड, ना कि नहीं, ऐसा नहीं करेंगे राम डज नोट रीड्स, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। वह नहीं पढ़ती है, सी डज नोट रीड। आगे आप देखिए कहाँ पे डू का प्रयोग करेंगे। आपने देखे थे IVR के साथ जो हमें सीधे V1 का प्रयोग कर रहे थे, वहीं पे डू का प्रयोग होगा। जैसे मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड ए बुक। आप लोग विद्यालय नहीं जाते हैं, यू डू नॉट गो टू स्कूल। वे लोग विद्यालय नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू स्कूल। हम लोग विद्यालय नहीं जाते हैं, हम लोग विद्यालय नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो टू स्कूल। पुरु और कमला विद्यालय नहीं जाते हैं, पुरु एंड कमला डू नॉट गो टू स्कूल। अब आप समझते हैं, नोट में देखिए कितना अच्छा से समझाया हुआ है। अगर आप नोट समझ जाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझने में बहुत आसान होगी, है ना। क्या समझे, आई, वी, यू, दे और एंड पुलर नाउंस कहे तो जैसे डॉग्स हो गया, एलिफेंट्स हो गया, ETC के साथ क्या करेंगे, ये सब जब प्रयोग किया रहेगा क्या चीज़ में, सब्जेक्ट में, तो इसके साथ डू प्लस नोट का प्रयोग करेंगे। तथा ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन जैसे काउ हो गया, डॉग हो गया, ये सब अगर आता है तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, तो डज प्लस नोट लगाकर उसे नकारात्मक बनाएंगे। कोई दिक्कत समझने में, अगर यहाँ पे भी समझने में अगर दिक्कत होगी तो ज़रूर पूछिएगा, है ना। फिर यहाँ पे कुछ नोट में दिया हुआ है, नोट में ये है डू प्लस नोट बराबर डोंट होता है। जहाँ पे आप डू और नोट साथ में लिखते हैं, मतलब साथ कहने का मतलब डू के बाद नोट का प्रयोग करते हैं, वहाँ पे उसके बदले में आप क्या कर सकते हैं, डोंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर डज
प्लस नोट का बदले में आप डजंट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये ज़्यादातर जो है स्पोकन में यूज़ होता है, ठीक है, समझते हैं। अब आपने तो असर्टिव सेंटेंस को देख ही लिया होगा, फिर आगे समझते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी दूसरा सेंटेंस है प्रश्नवाचक वाक्य। यहाँ पे भी मिस्टेक हो चुका है, इसका जो हिंदी होगा वो होगा प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होगा? प्रश्नवाचक वाक्य होगा, इंटेरोगेटिव। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। ये वीडियो थोड़ा लंबा इसीलिए बन रहा है क्योंकि मैंने टेंस से शुरू से बता रहा हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब एंड तक ज़रूर देखिएगा, है ना। और डिटेल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि एक एक चीज़ आपको समझ में आए। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में भी थोड़ा इंट्रोडक्शन देना पड़ रहा है क्योंकि पहला टेंस का वीडियो मैं बना रहा हूँ। आगे मैं इस तरीक़ा से मैं हर एक सेंटेंस को इस तरीक़ा से नहीं बताऊँगा। तो मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में एक बार डिस्कस क्या कर लेना चाहता हूँ। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक यस नो क्वेश्चन होता है, एक WH क्वेश्चन होता है और एक क्वेश्चन टैग होता है। यस नो क्वेश्चन के बारे में आपने अच्छा से सेंटेंस में समझ गए होंगे अगर वीडियो देखे होंगे तो यस नो क्वेश्चन क्या होता है? जिसका जवाब यस या नो में दिया जाए उसे यस नो कहते हैं, और वो हमेशा ना आपको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है। किससे होती है? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है। हेल्पिंग वर्ब्स की संख्या जो है 24 है। अगर ये नहीं भी समझ में आएगा तो वर्ब वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये यस नो क्वेश्चन समझे जिसका जवाब यस या नो में दिया जा सकता है। दूसरा है WH क्वेश्चन, जो WH वर्ड से शुरू होता है, जैसे व्हाट, हु, हाउ, इस तरीके के जो शब्द है उनसे जो शुरू होता है उसे WH क्वेश्चन कहते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन टैग, लास्ट में जो है वो लगा हुआ होता है, उसका जो टैग लगा हुआ होता है उसी क्वेश्चन टैग कहते हैं। बाद में समझते हैं उसके बारे में। अभी फिलहाल हम यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। अभी जो स्ट्रक्चर दे रहे हैं दोनों साथ ही दे रहे हैं, लेकिन इसी में मैं बता देना चाहता हूँ जो क्या है और स्ट्रक्चर में नहीं है, मैं वो बता देना चाहता हूँ। यस नो क्वेश्चन मैंने पहले ही आप सबको बताया कि WH वर्ड नहीं रहेगा जिसका जवाब किस में दिया जा सके, यस या नो में दिया जा सके, ठीक है ना। जैसे यस या नो में अगर दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे? डू से शुरू करेंगे, डू या डज से शुरू करेंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए कह रहे हैं कि क्या आप लोग आम खाते हैं? डू यू ईट मैंगोज, है ना। डू यू ईट मैंगोज। अगर आप खाते हैं तो यस, नहीं खाते तो नो, है ना। अगर खाते तो यस, वी ईट मैंगोज। अगर नहीं खाते नो, वी डू नॉट ईट मैंगोज। कोई दिक्कत समझने में? फिर आगे कह रहे हैं, अब यही इसी को निगेटिव कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि क्या आप लोग आम नहीं खाते हैं? डू यू नॉट ईट मैंगोज। कोई दिक्कत समझने में? समझते हैं। आगे कह रहे हैं फिर क्या वाला, वही अभी भी आ रहा है यस नो क्वेश्चन। क्या सीता गीत गाती है? डज सीता सिंग ए सॉन्ग। क्या सीता गीत नहीं गाती है? डज सीता नॉट सिंग अ सॉन्ग, है ना। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है? इससे यह स्पष्ट हो रहा है क्या सीता गीत गाती है? अगर गाती है तो यस, नहीं गाती है तो नो। तो यह हमारा क्या हो गया? यस नो क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। फिर कह रहे हैं अब आता है WH क्वेश्चन। कह रहे हैं कि वे लोग कब पढ़ते हैं, है ना। वे लोग कब पढ़ते हैं? तो मैंने बताया कि WH क्वेश्चन क्या होती है, जो WH वर्ड से शुरू हो। WH वर्ड के अंतर्गत WH फैमिली होता है जिसके अंतर्गत हु, वेयर, वेन, हाउ, इस तरीके के शब्द आते हैं जो W और H से शुरू होता है। कह रहे वे लोग कब पढ़ते हैं, तो यहाँ पे वेन क्या आ गया हमारा? तो WH वर्ड आ गया क्योंकि वेन है, W से शुरू है। तो वेन डू दे रीड, वे लोग कब पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं कि राम क्यों नहीं खेलता है? निगेटिव करके दिया, WH वर्ड तो है लेकिन ये क्या है? निगेटिव है। मैंने शुरू में ही बताया था हर एक सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो हर एक सेंटेंस निगेटिव और अफर्मेटिव दो होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आ रहा है WH वर्ड क्या आ रहा है? वाई आ रहा है। वाई डज राम नॉट प्ले क्रिकेट। राम क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब इस
टेंस वाले वीडियो को, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने बताया उसको एक बार ज़रूर समझ गए होंगे। और मैं एक बार इसको जो समराइज़ करना चाहता हूँ कि ऑल ओवर आपने देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस जो हमारे जो सामान्य तरीक़ा से जो प्रेजेंट टेंस में जो बोध कराते हैं, जो वो हमारा जो क्या है सिंपल प्रेजेंट है ना, सिंपल सामान्य वर्तमान काल है ना। और इसमें ऑल ओवर आपने देखा कि SSPP का रूल पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। SSPP तो मैं बता दिया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। स्ट्रक्चर भी आपने देखा असर्टिव सेंटेंस का और इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसी प्रकार से मैं अगला वीडियो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर बनाऊंगा, तो आप सब ज़रूर उसको भी देखिएगा, है ना। और मैं आपने इस चीज़ को पढ़ा और कितना समझ में आया, आप उसका जवाब मुझे दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ज़रूर पूरा वीडियो देखे होंगे, और पूरा वीडियो देखे होंगे तो आप इसको जवाब अच्छे से देंगे, है ना। तो एक चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आप मेरे वीडियो बनाने से अगर प्रसन्न है, हैप्पी, खुश है, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। समझते हैं आपके लिए जो मैं इस वीडियो में मैं आपके लिए एक टेस्ट सीरीज भी लाया हूं, तो कोशिश करिए टेस्ट देने का, क्योंकि आप जो पढ़े हैं उसमें कितना समझे, तो आप कॉपी और कलम लीजिए और उस पर बनाने की कोशिश करिएगा। वीडियो के धीरे धीरे पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं वीडियो को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूं, और स्क्रीनशॉट करके और उसको कॉपी में बनाने की कोशिश करें। और उसके बाद वीडियो के लास्ट में मैं उसका आंसर दे रहा हूं, तो आप उसको भी क्या करेंगे और उससे आप मिला लीजिएगा। अगर कोई समस्या होगी तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, मैं धीरे धीरे ये कर रहा हूँ, और आप उसको पॉज करके उसके बाद जो है उसको बनाइए और उसके बाद उसमें से आंसर मिलाइए। मैं उम्मीद करता हूँ आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे पॉज करके। तो मैं सॉल्यूशन की ओर जा रहा हूँ, तो ध्यान देंगे आप। अभी मैं सॉल्यूशन को मैं दिखाऊंगा, उससे पहले आप क्या करिए, पहले वीडियो को पॉज करके पहले उसको बनाइए, फिर उसको सॉल्यूशन से मिलाइए। ऐसा नहीं कि पहले मिला लेना है फिर उसके बाद बनाना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो मैं ईमानदारी से ही, क्योंकि ऑनलाइन वीडियो में मैंने अक्सर देखा हूँ कि बच्चे को बहुत कुछ जो है टीचर ऑफलाइन की तरह नहीं कर पाते हैं, है ना। तो ईमानदारी से मिलाइए। मैं सॉल्यूशन आपके साथ ये कर रहा हूँ, तो देखिए समझते हैं आगे जो क्या क्या दिया हुआ है। मैं आराम से ये कर दिया हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके आप आंसर भी देख सकते हैं, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ आपका सब सही होगा, है ना। अगर सब में कम से कम 10 जो अगर ज़रूर सही किए होंगे, 10 का 10 अगर सही किए होंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को अच्छे से समझे, है ना। और नहीं समझ में आएगा तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा। अगर ये देखने के बाद अगर इस वीडियो को अगर आप देखते हैं, तो आगे जो सेंटेंस की वीडियो आएगी उसको समझने में तो आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होने वाला है ना। मैं जाते जाते मैं आप सबको एक बार फिर से कह देना चाहता हूँ, है ना, आप सब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना, और अच्छे से स्टडी करिए। देखिए कोई भी चीज़ के लिए ना कठिन मेहनत करने की आवश्यकता होती है। मानते हैं कि आज स्मार्ट वर्क आ गया, फिर भी हार्ड वर्क करने की आवश्यकता होती है ना। इसीलिए स्मार्ट वर्क भी करनी चाहिए, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क भी ज़रूरी है ना। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए और उस प्रकार से सफलता मिलता है, ठीक है। मैं लास्ट में यही कहूँगा कि इसको अच्छे से देखे होंगे आप सब और ज़रूर समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत होगा तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू।